स्टार्ट लाइव ओके। खवातीन और हज़रात, प्रोग्राम में खुशामदीद। और बड़े दिनों से अगर किसी ने मिठाई नहीं खाई थी तो मिठाई खा ले, क्योंकि मैं तो मिठाई खा रहा हूँ। और बड़े दिनों के बाद, ईद के बाद, बल्कि पहली दफा मैं कोट शूट पहन के तैयार होकर बैठा हुआ। बाइडेन साहब इज नाउ दी 46th प्रेसिडेंट। 46 प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं वो। और बड़े लोगों को, पाकिस्तानी डायस्पोरा में बड़े लोगों को बड़ी खुशी है। चंद एक लोग हैं जो कि नाखुश भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तानी डायस्पोरा का जो मूड नजर आ रहा था ट्विटर पे, फेसबुक पे, वो सब के सब बाइडेन साहब को सपोर्ट कर रहे थे। इसकी क्या वजह है ये जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन तो डे तो इस दफा नहीं था, हमेशा इलेक्शन डे होता है, इस दफा इलेक्शन वीक था। इलेक्शन वीक फाइनली ओवर हो गया है। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नेवाडा को हम बड़ी क्लोजली मॉनिटर करते रहे, लेकिन अब फैसला आ गया है। प्रेसिडेंट बाइडेन जो है प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। ट्रम्प साहब किस तरह रिएक्ट करेंगे, क्या होने जा रहा है उस तरफ से। उनकी जो स्पीच थी वो हमने देखी थी, जिसमें उन्होंने तो अपने जीतने का ऐलान कर दिया था। तो अब वो किस तरह रिएक्ट करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट क्या उनको सुनेगा, ये सारी की सारी चीजें हमारे आगे हैं। बाइडेन साहब की पॉलिसी क्या होगी, क्या पॉलिसी चेंज होगा पाकिस्तान के हवाले से, इंटरनल पॉलिसी चेंज क्या होगा, और जो एक नैरेटिव है जो ट्रम्प साहब ने बिल्ड किया था, क्या उस नैरेटिव को तब्दील कर पाएंगे। तो बहुत सारे पाकिस्तानी डायस्पोरा गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रजा रूमी साहब हैं, फौजी अफजल खान साहिबा, डॉक्टर अमीना जिया, डॉक्टर मिसबाह आजम, डॉक्टर जफर इकबाल, सबका बहुत शुक्रिया। रजा, लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, आपकी ये एक्सपेक्टेशन थी जो हुआ है, या ये नहीं थी? नहीं, ये तो बहुत ही मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। सच सच जानिए, उसकी वजह ये है कि हम यहाँ पर इतने हमने अपनी आंखों से, अब मैं तो नया हूँ, आप लोग तो बहुत पुराने देर से रह रहे हैं। अमीना तो यहाँ पे पली बड़ी हैं, जो यहाँ पे रेसिज्म जो मैंने खुद विटनेस किया है, मैं उसका एक्सपीरियंस तो नहीं किया लकीली, लेकिन मैंने खुद देखा है आए दिन कि इतना डीपली एम्बेडेड है यहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट, और उसके साथ जो कैपिटलिस्ट यहाँ की सोसाइटी है, जब वो मिल जाती है तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग बातें थी। और मुझे लग रहा था कि ट्रम्प शायद दोबारा जीत जाएगा, मगर अब हुआ ये है कि ये बहुत ही ड्रामेटिक एक चेंज आई है, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन मैं फराज, आपका काम बढ़ाते हुए मैं सबका थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। डॉक्टर जफर इकबाल हमारे साथ मौजूद है नेवाडा से। नाजरीन, डॉक्टर जफर इकबाल जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के वाइस चेयर मुंतखब हुए हैं नेवाडा से। ये कैंपेन भी करते रहे हैं जो बाइडेन के लिए। इससे पहले ये बर्नी सैंडर्स की कैंपेन कर रहे थे, और ये प्रोग्रेसिव इनका शुमार उन प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी अमेरिकन में होता है जो यहाँ भी और पाकिस्तान में भी रोशन ख्याली को फरोग देते हैं, सपोर्ट करते हैं। नया दौर के एक फाउंडर भी हैं जफर इकबाल, जिनको भी मालूम, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि इसके पीछे CIA या रॉ या मोसाद है। तो ये तीनों जो है या जफर इकबाल की सूरत में मौजूद है, इनसे सवाल कर लीजिएगा नाजरीन। डॉक्टर गजाला काजी हमें ज्वाइन कर रही है DC से। डॉक्टर गजाला काजी जो है ये भी हमारी प्रोग्रेसिव तरीन डॉक्टर्स में शुमार होती है, लिखारी भी हैं। कुछ ज्यादा ही ख्यालात इनके खतरनाक होते हैं कभी कभी, और ये एक नॉन प्रॉफिट भी इनके चलाती हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी के लिए, यहाँ पे जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं। डॉक्टर फौजिया अफजल खान ने हमें ज्वाइन किया है न्यूयॉर्क स्टेट से। डॉक्टर फौजिया अफजल खान प्रोफेसर हैं मॉन्टक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी में, अंग्रेजी के उस्ताद हैं, लेकिन बहुत सारी किताबों की मुस्तनिफा हैं, म्यूजिशियन भी हैं, राइटर भी हैं, और इनके बहुत सारे हवाले हैं। आपको इनकी बातों से पता लग जाएगा। और डॉक्टर अमीना जिया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर अमीना जिया जो हैं वो भी एक वेल नोन पर्सनालिटी है, UN के साथ एफिलिएटेड है आजकल, सोशल इम्पैक्ट की कंसल्टिंग भी करती हैं, और हमारी नया दौर की रेगुलर कंट्रीब्यूटर भी हैं। तो मैंने चाहा, मिसबा साहब को तो आप पहले देख चुके हैं, तो इसलिए मैं उनका तारुफ दोबारा नहीं करूंगा। कैलिफोर्निया से भी ज्वाइन करें, हमारे हर संडे को शो होस्ट करते हैं नया दौर के इस चैनल पे। तो नहीं, जब आपने कहा रजा, जब आपने कहा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप कहेंगे नाउ द रियली लीस्ट इज मी। आप तो है ना, आप तो आई एम जस्ट किडिंग। नहीं, ठीक है। ऐसा मेहमानों का तारुफ पहले कराना नहीं, बिल्कुल। अभी आपको पता ना, बाद में मिलता है देसी फंक्शंस में। नहीं, दैट्स ट्रू। चल जाते हैं, फिर खाना खाया जाता है कि काम ना पड़ जाए। अच्छा, चलिए, तो आप फराज, आप जो आपने बात की, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मैं न्यूयॉर्क स्टेट में हूँ, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ट्रम्प के सपोर्टर्स भारी तादाद में उन्होंने वोट डाला है। जिस टाउन में मैं रहता हूँ वहां तो बाइडेन को मिले हैं वोट, लेकिन इन जनरल there is such deep-seated racism in American society, and Trump had totally played on that and stoked the fires
that everyone was worried that he'll be re-elected, and he has garnered 70 million votes. Let's not forget that. Right, You know, right, while right. he may not reach the White House, there are 70 Mhm. million people in America who support his hateful rhetoric. नहीं देखें, मैं डॉक्टर जफर इकबाल आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि आपका ताल्लुक है डेमोक्रेटिक पार्टी से। देखें, मैं जिस जगह पे बैठा हूँ सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, यहाँ से एक ही पार्टी ने जीतना होता है, डेमोक्रेटिक पार्टी। यानी कि यहाँ पर कुछ भी कर लें, जिस तरह सिंध से भुट्टो ने जीतना होता है, यहाँ से डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीतना होता है। तो लेकिन एक चीज है कि जब आप यहाँ से निकल के सिलिकॉन वैली जहां मैं बैठा हूँ या अर्बन सेंटर से निकल के जब हम लोग जाते हैं दूसरे इलाकों में, वहां लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, वहां लोगों की बड़ी शिकायत हैं, बड़ी उनके बिजनेसेस खराब हुए हैं, उनके बिजनेसेस फ्लाई कर गए यहाँ से, चाइना चले गए हैं, ओवर आउटसोर्सिंग हो गई है, उस वजह से मईशत पे बहुत बुरा असर पड़ा है, खासकर जो रूरल एरियाज हैं। तो उस चीज को ट्रम्प साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उस पर मोनिटाइज किया, कैपिटलाइज किया अपने अपने पहली इलेक्शन कैंपेन में। तो वो एक सिलसिला है। लेकिन बड़ी सीधी सी मैं बड़ी सीधी बात ये करूंगा कि जब मैं पाकिस्तान में रहता था तो मैं अक्सर और बेशतर की सुनता था कि देखिए जी, ये बाहर के बंगाली आ गए हैं, बाहर के लोग आ गए हैं जिन्होंने हमारी जॉब टेक ओवर कर ली है। ये होता था पाकिस्तान में। यहाँ पर भी एक तरह की फीलिंग्स हैं, लोग समझते हैं। मैं यहाँ सिलिकॉन वैली में बैठा हूँ, मैं देखता हूँ H1 वीजे की अब्यूज होती है, खुल के अब्यूज होती है। हम लोग बाहर से किसी ऐसे को लेकर आ जाते हैं, और यहाँ के जो लोकल लड़के हैं, हर बच्चे ने तो आईवी लीग नहीं जाना, यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं जो आम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, वो छोटी मोटी नौकरियां करते फिर रहे होते हैं। सो ये सारी की सारी जो शिकायत हैं, महरूमियां थी, उस पर ट्रम्प साहब ने हमेशा मोनिटाइज किया, कैपिटलाइज किया। वेदर वो एग्जीक्यूट कर सके कि नहीं कर सके, लेकिन एक माइंडसेट तो है। उसको बाइडेन साहब किस तरह एड्रेस करेंगे? मैं ये सिर्फ आई एम सॉरी, मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल दोनों की बातें बजा हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि बाइडेन जो है 4 मिलियन वोट से जीते हैं। दैट इज नॉट अ स्मॉल नंबर ऑफ वोट्स। सो पॉपुलर वोट के हिसाब से अगर 1 पर्सन 1 वोट जो एक डेमोक्रेसी होती है, ये रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है ना, ये तो अजीब और गरीब किस्म की है कि आपके जो टोटल वोट टैलीज हैं, दे आर स्प्लिट ओवर 50 स्टेट्स। तो उसमें फिर आपको ये जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो नैरो लगता है, और इसमें वजह है कि बहुत सारे लोगों ने वाकई जरूर एक ट्रम्प को दिया है, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द यूएस प्रेसिडेंसी, बाइडेन हैज वन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलर वोट्स। तो हमें ये भी मद्देनजर एक बात रखनी जरूरी है। और आगे ये कि बिल्कुल ये भी जरूरी है कि हम सिर्फ रेस पे ही नहीं कंसंट्रेट कर सकते, बिकॉज मोनोलिथ्स नहीं है। काले लोग और अपने ये लटीनोज ने भी, अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक मेन स्पेशली में वोट्स काफी मिले हैं, मतलब बहुत नहीं लेकिन इनफ के लोगों ने नोटिस किया है फॉर ट्रम्प। तो ये मोनोलिथिक चीज भी नहीं हो सकती ना, रेस का डायनामिक अंडरस्टैंड करना। हमें मोनोलिथ्स में बात करने का फायदा नहीं है। और क्लास जो है, क्लास इश्यूज जो फराज जिसकी बात कर रहे हैं, इन पे गौर करना निहायत अहम है मूविंग फॉरवर्ड। बिल्कुल डॉक्टर जफर साहब। सो फराज, आपने जो सवाल उठाए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। देखिए, मैं एक रूरल एरिया में काम करता हूँ। मैं 1998 में अमेरिका आया था। मैं पहले न्यूयॉर्क के एक रूरल छोटे से गांव में काम करता रहा 5-6 साल, और फिर लास्ट 15-16 ईयर से मैं एरिजोना के एक छोटे से गांव में काम करता हूँ। मैं रहता वेगस में। देखिए, इकोनॉमिक इश्यूज एंड सोशल इश्यूज को समझना बड़ा लाजमी है। इकोनॉमिक इश्यूज क्या है? मेडिकेयर फॉर ऑल का, सेहत का, तालीम का, जॉब्स का, इसमें तो दोनों अफेक्ट हुए हैं। और अगर आप लास्ट 30-40 ईयर्स की पॉलिसीज देखें तो अमीर और गरीब में फासला बढ़ा है, कम नहीं हुआ बेसिकली। और फिर आप रेस के ऊपर आ जाएं, जितना ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी ने अब्यूज किया है इसको, अगर आप क्राइम बिल देखें, आप उसके बाद वेलफेयर का बिल देखें, बिल क्लिंटन का देखें, हर एक ने रेस को एक्सप्लॉइट किया। ट्रम्प तो उसको एक अलग ही उस पे ले गए बेसिकली। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि स्ट्रक्चरली इस चीज को देखना बड़ा लाजमी है कि ट्रम्प साहब का जाना बड़ा लाजमी था, क्योंकि वो जो क्लाइमेट की तरफ और जो रेस टू आर्म्स कर रहे थे, वो उनका सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन इकोनॉमिकली एंड सोशली अगर आप गौर से देखें तो इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। वो थोड़े से डिसेंट नहीं थे। इसीलिए देखें, मैं तो बर्नी सैंडर्स का सपोर्टर था। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स आज की जरूरत नहीं है, आज की हकीकत है डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर।
ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊँ डॉक्टर अमीना से। देखिए डॉक्टर अमीना जिया, सवाल फिर मैं उसी पे एम्फसाइज करूंगा कि ट्रम्प साहब 1990s में नहीं जीत सकते। तो 1990 क्योंकि मैं तो 1990s में जब या 30 में जब मैं कॉलेज जा रहा था, तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था चुनाव 11 के होने से पहले, तो इमेजिन नहीं कर ट्रम्प जैसा सदर बनेगा, लेकिन वो रियलिटी हो गई, बन गए वो सदर। आज भी वोट उनको जिस तरह से मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जी हर तरफ ब्लू ब्लू होगा, उस तरह से ब्लू ब्लू नहीं हुआ। जिस तरह की जो पोल्स थे इलेक्शन से पहले, जिस तरह वो पोल्स प्रेडिक्ट कर रहे थे, वो प्रेडिक्शन सारी गलत साबित हुई एक तरह से, नॉट 100%, लेकिन काफी हद तक गलत साबित हुई। इसी तरह से पिछले 2016 के इलेक्शन में भी ये हुआ था। तो मसाइल तो हैं मुल्क में, इकोनॉमी पर कर रही है, रूरल एरियाज में सफरिंग्स हैं, H1 के मसाइल हैं जिसमें फायदा उठाई जाती है, सब चीजें हैं। क्या क्या व्यू है आप? जी फराज, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जफर साहब ने भी मेंशन किया कि रूरल अमेरिका के बारे में भी हम लोग रूरल अमेरिका के बारे में बात करें, एंड आल्सो बिफोर फौजिया ने भी मेंशन किया कि लेट्स नॉट फॉरगेट कि डोनाल्ड ट्रम्प बाइडेन डिड गार्नर quite a significant chunk of the vote. So, the landscape, और ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ repeatedly, the American landscape, the traditional American political landscape change हो रही है। इस दफा हमने देखा है कि more women have contested elections, more women have received party nominations, and more women have won elections. Whereas before, when we talk about gender politics, the United States still lags. हम बहुत पीछे हैं अभी भी. लेकिन in this election, we have seen that has changed. So, although when we look at the national landscape, हमें लगता है कि a lot has not changed. We're becoming very divisive. लेकिन अगर आप down ballot races को देखिए, तो Senate races, congressional races, and especially local and regional races में हम देख रहे हैं कि women are running, in suburbia, in urban areas, and that's something that we have not seen in the past. तो मैं ये जरूर एक और नोट करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि this is all the first time कि हम witness करें कि a female leadership of this sort will come into the White House. And of course we know that Hillary Clinton ran for president on a very major party की presidential ticket before. फिर हमने Sarah Palin को भी देखा. She was the last woman to run as a VP nominee, ठीक है, for a very major presidential ticket in the general election. लेकिन Harris will be the very first woman in American history and the very first woman of color in the American history to successfully enter the White House, on this sort of a leadership की जो role है. लेकिन तो again मैं mention करना चाहूंगी कि demographic shifts हो रही हैं, political landscapes हो रही है, वो जो traditional American good old boy political landscape और network है ना, वो shackles उसकी अब break हो रही हैं. We are witnessing that. मैं जरूर कहना चाहूंगी. So I'm in North Carolina, and most of course we're still waiting on the very final tally. वहाँ तो नहीं जीते. लेकिन North Carolina में, if you look at the pockets where I live, I consider myself in a relatively rural area. लेकिन in Asheville, our council is made up the first ever female council. ठीक है, so we have female leadership all across. So ये changes बहुत ज़्यादा हम note कर रहे हैं going state to state, and that is not something small. ठीक है ना, it is something to highlight. लेकिन of course हम लोग अभी focused हैं from a national perspective, और national perspective से we're absolutely right. हमें लग रहा है कि Donald Trump did garner a lot of the votes, which he did, and that means that a lot of people still have issues of healthcare, issues of jobs. आपने visa issues की बात की, job replacements, job placements. These are all real issues. Industry नहीं है. हमने Michigan में देखा है. Michigan has spoken because of the automobile industry. ठीक है. So these things are very real. So I feel like this election, people actually voted. Most of the Americans voted based on issues that matter to their everyday life, issues of healthcare, issues of jobs, issues of childcare, lack of childcare, not so much, idealistic, lofty issues of systemic racism. Majority of America is still white, right? So again, when I say that, so for us to talk about issues of racism, police brutality, अगर वो everyday American को नहीं touch कर रहे,
then for them that is a luxury to think about. That's not an issue for them to vote on. I'm sorry, इस पे मैं आपसे मैं थोड़ा ऑडियंस को ये बता दूं, क्योंकि बहुत सारे जो ऑडियंस से कमेंट्स आ रहे हैं कि जी साउथ एशिया और पाकिस्तान की तरफ हाँ, वो भी बहुत अहम है। तो मैं बताता चलूं कि उस टॉपिक पे हम आ रहे हैं, मतलब वो दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। बड़े कमेंट्स आ रहे हैं जी। I'm sorry, just because ये कि that is actually I think अमीना आपकी मैं बहुत इत्तेफाक कर रही हूँ आपकी जो आपने बातें की हैं, लेकिन ये कि रेसिज्म और रेस बेस्ड इश्यूज इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा तो ख्याल है वो निहायत ही अहम थे। देखे ना जी, ब्लैक लाइव्स मैटर जो मूवमेंट एक शुरू हुई थी अंडर ओबामा, और जिसके एंटीसीडेंट्स बहुत हैं, मतलब अर्लियर इन अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जो ब्लैक लाइव्स मैटर की जो नौयत है, जिस तरीके से वो एक टॉप डाउन नहीं लेकिन एक जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और उसके इफेक्ट्स दे हैव बीन फेल्ट थ्रू एंड थ्रू। जिस तरह के आपके प्रेसिडेंशियल ये जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, इन्होंने इनके साथ उनके मिलके इन्होंने बातें की हैं, दे विल हैव टू एड्रेस दोज इश्यूज। और जिन लोगों ने वोट्स डाले हैं, मैं अभी एक बहुत वाइट टाउन से होके आ रही हूँ जहां पे ये ब्लैक लाइव्स मैटर एंड प्रोटेक्ट द वोट की मूवमेंट से सारे वाइट एलाइज थे। जितने लोग अलावा जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लीड किया, बाकी सारे गोरे थे वहां पे, एंड दे ऑल टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस कि ये अमेरिका नहीं है, एवरीबडी हैज ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी, ये अमेरिका की लैंग्वेज और आइडियल्स में ये है। अब लोग रेसिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लोगों ने वोट इस बात पे जरूर दिए हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर हैज रियली गैल्वनाइज्ड द पॉपुलर वोट। बिल्कुल बिल्कुल। खबरदार हज़रात, एक छोटी सी वीडियो हमारे अली फारसी साहब प्ले करेंगे, CNN की। अली, गो अहेड। जी Ali, we can't hear the voice. कुछ टेक्निकल इशू हो गया मेरे ख्याल से। अच्छा, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लें प्लीज। जी अच्छा, मैं डॉक्टर मिसबा आजम की तरफ जाऊं। अच्छा, आ रही है वीडियो? अच्छा, बात सुने। आई वांट टू से समथिंग अबाउट ऑल दिस सब्जेक्ट जो भी हो रहा है। अली, we can't hear the voice. आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर गजल, आपकी आवाज आ रही है। ओ, आपने मिसवा, आप पूछ ले मिसवा से। सॉरी, नहीं, दैट्स ओके। डॉक्टर साहब, यू गो अहेड। आप अभी मेरे से हमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी डॉक्टर साहब से पहले, डॉक्टर साहब से पहले आप ले लें, उसके बाद आई विल टॉक। जी डॉक्टर साहब, योर कमेंट, देन यू टू मिसबा एंड देन आई विल चेंज द टॉपिक। ओह, अच्छा, ठीक है। मैं अब इन सबसे एग्री करती हूँ। मैं खुद वेस्ट वर्जीनिया में 7 साल मैंने प्रैक्टिस की है, एंड मुझे कुछ उनके जो इश्यूज हैं रूरल अमेरिका के और जो वाइट अमेरिका है उनके इश्यूज का मुझे काफी हद तक इल्म है, क्योंकि मैंने वहां पे 7 साल कम से कम प्रैक्टिस की है। और उसके बाद भी मैं वो पेशेंट्स देखती रही हूँ, तो मुझे पिछले 20 साल से मैं उनको देख रही हूँ। तो इन सब को अगर हम पेंट कर दें कि ये रेसिस्ट हैं, तो वो बहुत हम उनके साथ अनफेयरनेस होगी। तो हम लोगों ने डेमोक्रेट्स को अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो रूरल अमेरिका के वाइट अमेरिका के जो प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, वाइट अमेरिकन जो रूरल अमेरिका में है उनके जो मसाइल हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, उनकी एजुकेशन के मसले हैं, उनके हेल्थ इंडिसेस आप देखें तो बहुत ज्यादा डाउन है बाकी अमेरिका से भी। तो अगर इस बात को जो है वो किसी ने एड्रेस नहीं किया, डेमोक्रेट्स ने एड्रेस नहीं किया, इसको सिर्फ जो है वो ट्रंप ने एड्रेस किया है। ठीक है, वो उसने तरीके से एड्रेस नहीं किया, लेकिन उसने एड्रेस किया है। तो अभी भी अगर डेमोक्रेट्स को ये समझ नहीं आएगी कि उनके मसाइल बिल्कुल हकीकी मसाइल हैं बेचारों के, और उनको भी एड्रेस करना चाहिए, ये इसी तरह हम नैरो रेस देखेंगे। और आपने ये देखा कि ट्रंप वर्सेस बाइडेन,
ये तो एक कुछ साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पे ट्रम्प इलेक्ट हो जाएगा। वो क्यों इलेक्ट हुआ है उसको ये समझना चाहिए। उसको रेसिस्ट कह के पेंट करना बहुत गलत बात होगी। तो ये जो है वो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैं ये कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर अली जी। अच्छा डॉक्टर अमीना जी, एक मिनट, वो जो वीडियो आई थिंक प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं अली साहब की, वो प्ले हो सकती है। सो अली, गो अहेड, प्लीज प्ले द वीडियो। Well, it's easier to be a parent this morning. It's easier to be a dad. It's easier to tell your kids character matters. It matters. Telling the truth matters. Being a good person matters. And it's easier for a whole lot of people. If you're Muslim in this country, you don't have to worry if the president doesn't want you here. If you're an immigrant, you don't have to worry if the president's going to be happier to have babies snatched away or send dreamers back for no reason. This is vindication for a lot of people who have really suffered. You know, the I can't breathe. You know, that wasn't just George Floyd. That was a lot of people that felt that they couldn't breathe. Every day you're waking up and you're getting these tweets and you just don't know, and you're going to the store and people who have been afraid to show their racism are getting nastier and nastier to you, and you're worried about your kids and you're worried about your sister. And can she just go to Walmart and get back into her car without somebody saying something to her? And you spent so much of your life energy just trying to hold it together. And this is a big deal for us just to be able to get some peace and have a chance for a reset. And the character of the country matters. And being a good man matters. You know, I just want my sons to look at this. Look at this. You know, it's easy to do it the cheap way and get away with stuff, but it comes back around. It comes back around. And this is a good day for this country. I'm sorry for the people who lost. For them, it's not a good day. But for a whole lot of people, it's a good day. खवातीन हज़रात, आपने वीडियो देखी और जो जज्बातियत थी। अच्छा, कुछ लोग जो इस सवाल कर रहे हैं कि जी मुसलमानों का क्या होगा, इस सवाल को भी हम एड्रेस करेंगे। और एक जो तासुर है कम से कम कि जी ट्रम्प साहब इलेक्ट हुए थे, वो यहाँ पर मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादतियां हुई। लेकिन अमेरिका का जो आइन है, यहाँ पर अच्छे लोग फंसते हैं। जहाँ मैं एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन यहाँ बड़ा थ्राइव किया हमने, और हमारी कम्युनिटी डायस्पोरा जो है वो थ्राइव करती है। तो ये जो एक तासुर है कि ट्रम्प साहब आ जाए, कोई इस तरह का आदमी आए तो मुसलमानों के साथ कुछ ज्यादती होगी। यहाँ का आइन जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ना सिर्फ आइन प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पर अच्छे लोग मौजूद हैं। ट्रम्प साहब ने पूरा अमेरिका नहीं जीती थी, कुछ स्वीप नहीं हुई थी कि सबके सब ट्रम्प बन गए। ये गलत तासुर है। अच्छा डॉक्टर मीना से आप कुछ कहना चाह रही थी, कोई कमेंट? जी, मैं क्विकली कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच। मैं कहना चाहूंगी कि absolutely racism exists, systemic racism exists, लेकिन जो बात मैं highlight करना चाह रही हूँ is कि there is a disconnect. There's a disconnect between the voters and the issues and the political parties and the campaigning. तो जैसे कि हमने देखा कि rural America में absolutely racism exists. Nobody's saying Black Lives Matter, racism does not exist. It absolutely exists. I grew up here. It absolutely exists. But the thing is कि for us to assume that people voted on issues of systemic racism, on microaggression, on issues of policing, I think it's, again, hum phir disconnect kar rahe hain, because the average American voted on issues that mattered to them, issues that connected with them. For example, in my district, we don't have internet access. All the schools are gone virtual. We have school buses that are parked in certain locations so that kids can have Wi-Fi. The issue is that हमने देखा है कि voters who were connected to the campaigns, the Trump campaign successfully connected with the voters, regardless of whether the Trump campaign would end up doing something for those voters or not. And the Democratic Party did not connect with the rural voters. Yeah. अच्छा, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। मैं कुछ इंटरवीन करना चाहता हूँ। एक मैं चाहता हूँ कि फौजिया अफजल खान साहिबा से थोड़ा जो कैमला हारिस के बारे में और डॉक्टर गजाला काजी से भी, क्योंकि इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। मरियम सभी ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है।
तो ये जो कैमला हैरिस की विक्ट्री है, आई थिंक उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात की जाए। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन तो बनती है कि हाथ से के पहली एक तो खातून है, पहली ब्राउन ब्लैक वुमन जो है व्हाइट हाउस का कि इस टॉप ओहदे पे पहुंचेगी, तो ये एक बहुत बड़ा एंड दैट्स अनप्रेसिडेंटेड अमेरिकन हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है। हाँ, तो वाइस प्रेसिडेंट, लेडी वुमेन वाइस प्रेसिडेंट, ऑन टॉप ऑफ इट कलर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर फौजिया से जरा ये पूछते, डॉक्टर फौजिया आप बताइए जरा, आपके बड़े well, you know, I mean, कमला हैरिस जैसे कि आपने भी अभी कहा है, फराज साहब भी कह रहे हैं कि I mean, it is absolutely कल्चरल, अगर आप एक सिंबलिज्म की तरफ से देखें ना, तो ये निहायत ही एक अनोखा और अहम स्टेप अमेरिका ने लिया है। मतलब इट्स अमेजिंग कि 21st सेंचुरी में अमेरिका में यानी कि इस ओहदे पे और प्रेसिडेंट कोई यानी कि खातून कभी पहले पहुंच नहीं सकी। अलबत्ता कोशिशें थी बहुत पहले, जेरल्डीन फरारो को मुझे अच्छी तरह याद है, हम कितने एक्साइटेड थे उस जमाने में जब शी वाज ऑन द वाइस प्रेसिडेंशियल टिकट, लेकिन यू नो इट जस्ट डिडंट हैपन। प्रेसिडेंट तो बहुत दूर की बात है। तो कल्चरल एंड द अदर थिंग इज कि मेरा ख्याल है यहाँ पे जो साउथ एशियन भी जो कम्युनिटी है वो निहायत रेसिस्ट कम्युनिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। सो समवन लाइक कमला हैरिस जो कि बाय रेशियल एक औरत है, उसकी माँ इंडिया से थी जिसने आके यहाँ पे एक जमैकन बैकग्राउंड के अफ्रीकन अमेरिकन आदमी से ब्याह किया, जिसकी रिजल्ट इज कमला एंड हर सिस्टर। सो आई थिंक ये एक हमें कल्चरल लेवल पे देखना चाहिए और वहां पे वाकई इसका कुछ असर जरूर होगा। मेरी अपनी औलाद, मेरी बेटी जो है, शी इज मैं पाकिस्तानी हूँ थ्रू एंड थ्रू, मेरा मियाँ पाकिस्तानी है, इमिग्रेंट से। मेरी बेटी ने एक काले आदमी के साथ ब्याह किया, तो लोग हमारी कम्युनिटी में आई एम श्योर बहुत सी बातें बनी, और ये एक बड़ा एक पहला स्टेप था, क्योंकि हम लोग ये चीजें मिक्सचर और ये करना हमें अपने इंटरनली एज साउथ एशियंस भी देखना चाहिए, पाकिस्तानी और इंडियंस को। सो कल्चरली आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक थिंग। माय डॉटर इज एक्सटैटिक, उसके दोस्त आर एक्सटैटिक, यू नो इट विल ब्रिंग पीपल टुगेदर इन दैट वे विद इन कम्युनिटीज ऑफ कलर, नॉट जस्ट व्हाइट एंड ब्लैक। सो दैट्स नंबर वन। However, politically she is extremely problematic, उनकी एक हिस्ट्री है, और साउथ एशियन तरीके को भी देखना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे इंटरनली पहले तो आप डोमेस्टिक चीज देखें ना, she was a political prosecutor, her mother and her father were activists from the 1960s, वो उसमें एक माहौल में बड़े प्रोग्रेसिव एक्टिविस्ट माहौल में, लेकिन she made a decision to go into the political wing, जो एक इंटरनल आपने जाके कांग्रेस और सेनेट और वगैरह उनका वो करियर रहा है। इसका मतलब है आपको कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है, और उन्होंने जो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया मेरा ख्याल है कि शी डिसाइडेड टू बिकम अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन कैलिफोर्निया, और वहां पे शी डिड प्रिजाइड ओवर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लमेटिक। भाई आप प्रोसिक्यूटर हैं तो आप क्रिमिनल्स को तो अंदर भेजने की फिक्र में है, और क्रिमिनल्स कौन है, विच दे आर लार्जली अफ्रीकन अमेरिकन। जो एंजेला डेविस वगैरह जैसे लोगों ने कहा है कि एक प्रिजन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को तोड़ना है, she was not part of that. She is part of upholding that complex, you know, which is very problematic, particularly for black people in this country and black men significantly. However, she did try to bring some reforms also. So thoda bahut mixed unka एक record है, and I think those of us who you know are on the left, जो progressive wing है डेमोक्रेटिक पार्टी की, अब इन लोगों का काम है, जफर जैसे लोगों का काम है, इनको आप प्रेस करें ना to she has to you know now move leftward as does Biden, अगर इस पार्टी ने कोई वाकई काम करके दिखाना है। On India, the problem, मैंने आपको पहले भी before we started I had said she garnered the most amount of funding out of the Indian congressional caucus, जिसमें कोई 200 से ज्यादा members हैं, उनका बहुत बड़ा, they are very strong on Capitol Hill, और उनमें जो लोग हैं वो बंडल करते हैं अपनी donations, so a lot of which goes to support the Modi and the right wing you know Hindutva ideology. So she has taken money from these people.
सो ये कहना कि अब वो सडनली बड़ी बैलेंस चीज करेंगी साउथ एशिया के लिए, ये हमारी खुशफहमी है, लेकिन इसके ऊपर हमें प्रेस करना पड़ेगा ना। जब इन्होंने कश्मीर पे कई साल पहले कोई बात की थी, किसी एक कश्मीरी खातून ने उनसे सवाल किया था, तो इन्होंने कश्मीर पे आयन बाय शायें जरूर की थी और बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज बोले थे, बट ना इन्होंने मोदी का लफ्ज दिया था और ना इंडिया का। मतलब इन द सेंस कि दीज आर पॉलिटिशियंस, सो इनको ऑनेस्ट रखना जो है ये प्रोग्रेसिव विंग का काम है। एंड थर्डली आई वुड लाइक टू से शी हैज आल्सो मेड स्टेटमेंट्स, एपेक के लिए इन्होंने बोला है, और वहां पे बड़ी बड़ी बातें कि मैं जब छोटी थी, मैं बे एरिया में बड़ी हुई, हम लोग बजाय ब्राउनी सेल करने के हम लोग वी यूज्ड टू कलेक्ट डोनेशंस, शी एंड हर सिस्टर, टू प्लांट ट्रीज इन इजराइल। तो और अपने जो हस्बैंड के साथ जब इजराइल में ट्रिप किया था उसमें इन्होंने अलावा कि शी हैड गशिंग वर्ड्स टू से अबाउट द सेटलर कॉलोनियल स्टेट, और यू नो फलस्तीनियों की कोई बात वहां नहीं हुई थी, उनके राइट्स की कोई बात नहीं हुई थी। She was just admiring the architecture of the Supreme Court building in Israel. तो ये चीजें उनकी हैं हिस्ट्री में, और we have to think about them and we have to pressurize people like her and Biden, because Democratic Party has very close connections with all of these other problematic governments and stands. ये सिर्फ ट्रम्प नहीं था, राइट, सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी का मसला नहीं है। थैंक यू। फौजिया जी, आप तो जिसे पंजाबी में हम कहते हैं बड़ी डैडी हैं आप, जो है ना ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੇ, ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। अच्छा नहीं, मैं फराज, चूंकि फराज होस्ट कर रहे हैं, फराज आप ये बताएं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी के ऊपर और स्टॉक्स, क्योंकि आप सारी चीजें फॉलो करते हैं, ये इस विक्ट्री का मार्केट्स इसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही हैं? हाँ, ये बड़ा एक की क्वेश्चन है, और लेकिन मैं इससे पहले डॉक्टर फौजी अब्दुल खान को मैंने सुना और उन्होंने बड़ी सही बातें की। एक चीज जो बड़ी अहम है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन अब आई है इसके कंधों पे बहुत ज्यादा बोझ है कि इन्होंने परफॉर्म करना है, इकोनॉमी, लोगों की जो महरूमी है उसको दूर करना है, वरना अल्लाह ना करे कि ऐसा ना हो कि अगले 4 साल के बाद हम एक और ट्रम्प देख रहे हो। तो ये एक बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि ट्रम्प साहब जो आए उसके पीछे बहुत सारी वजूहात थी। अच्छा, जहां तक स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी, सारी जो चीजें देखें, जॉबलेसनेस तो आसमान पे पहुंची हुई, लेकिन ट्रम्प साहब के पास उसका हमेशा से एक जवाब था कि जी ये चाइना वायरस है, उन्होंने उठा के सब चीजें चाइना पे डालते थे कि उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन एक जो चीज है वो ये सिलसिला इस तरह से है कि डाउ, नेस्डैक, ये स्टॉक मार्केट आपकी रिकॉर्ड हाई, यानी कि हिस्टोरिकली कभी इतनी आसमान पे नहीं गई जितनी ये ऊपर गई, बल्कि जब आप ये कोरोना वायरस का सिलसिला हुआ था तो स्टॉक मार्केट ड्रॉप की हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो वापस रिबाउंड हुई और इस वक्त वो बहुत ज्यादा हाई चल रही है। तो ट्रम्प साहब इसका सारा जो क्रेडिट है वो अपनी तरफ ले देते हैं कि जी सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, ये सारी स्टॉक मार्केट अच्छा कर रही है, सारे मामला। बाइडेन साहब, ये हमें मंडे को पता लगेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, लेकिन जो मेरी प्रेडिक्शन है, मार्केट अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, क्योंकि वही जिस तरह बड़े लोगों को पता है कि वो टैक्स, लार्ज एंटरप्राइजेस पे टैक्स लगेंगे, कि सारी की सारी चीजें होंगी, तो उसके हवाले से हो सकता है कि मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म ना करे इन नेक्स्ट 1 मंथ, जब तक बाइडेन साहब अपनी कोई पॉलिसी नहीं लाके रखते, जब तक वो कोई अच्छी एक क्लैरिटी के साथ इकोनॉमिक पॉलिसी सामने लाके नहीं रखेंगे, आई थिंक मार्केट जो है वो सफर करेगी। और अगर मार्केट ने सफर करना स्टार्ट किया तो बहुत बुरी तरह से वो डाउन हो सकती है। उसकी वजह ये है कि जॉबलेसनेस जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, सेकंड वेव ऑफ कोविड जो है वो आ चुकी है, जो हम विटनेस कर रहे हैं, सब में ज्यादा केसेस आजकल आ रहे हैं, हिस्टोरिकली कभी इतने नहीं आए। इस वजह से स्टॉक मार्केट अगर गिरना शुरू हुई तो बहुत बुरी तरह से गिरेगी, तो वो एक बड़ा नेगेटिव वेव जो है जाएगी। अच्छा, एक और जो चीज जो बाइडेन साहब के फेवर में जाएगी कि स्टॉक मार्केट शायद डाउ जो है 40,000 हिट कर जाती, बड़े एनालिस्ट का कहना है कि डाउ 40,000 तक चली जाती, नेस्डैक जो है वो 15-20,000 तक जा सकती थी अगर ये चाइना का मसला नहीं होता। जब से चाइना पे टैरिफ लगा है, यहाँ के बिजनेसेस सफर कर रहे हैं, जब से टैरिफ का सिलसिला स्टार्ट हुआ, सप्लाई चेन आपकी पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो अगर ये चाइना पे थोड़ा सा भी ईज ऑफ करते हैं तो ये जो प्रेशर जो चाइना टैरिफ का और जो बिजनेसेस के ऊपर जो प्रेशर रहा है चाइना का टैरिफ के सिलसिले में, वो प्रेशर हटेगा जिससे मार्केट रिबाउंड कर सकती है। सो इन दी एंड वी हैव टू येट टू सी कि बाइडेन साहब अपनी क्या इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या स्टेटमेंट सामने लेकर आते हैं। नंबर 2, कोरोना वायरसेस के जो केसेस आ रहे हैं, इसको भी किस तरह से मैनेज करते हैं। नंबर 3, आपकी जो स्टिमुलस है वो किस तरह का आता है, स्टिमुलस पैकेज। एंड देन नंबर 4 इज चाइना पॉलिसी। ऑल ऑफ दिस will dictate the stock market and then also will have an implication on the economy.
बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फराज। थैंक यू। हमें मरियम ने भी ज्वाइन किया। मरियम सभी, कैन यू हियर अस? तो आप प्लीज अपने रिस्पांस दें। यू हर्ड मिक्स्ड रिस्पांसेस, देयर इज जुबिलेशन, देयर इज आल्सो some skepticism and fear about Biden's victory. Yes, I think right now Modi के जो supporters हैं, Modi का जो government है, they are nervous क्योंकि Kamala Harris and Biden both have said कश्मीर के बारे में कि we are watching you. Also Kamala Harris ने जो Howdy Modi का बहुत बड़ा rally हुआ था, उसको boycott किया था. So I think the Democratic Party is more is going to keep a watch on the human rights issue in India. I think also जो तालिबान है, वो तालिबान भी अभी nervous हो रहे होंगे क्योंकि वो Trump पे यकीन रख रहे थे कि you know they're going to get away with a lot more under the Trump administration. So I think Modi government अभी थोड़ा nervous है, तालिबान अभी काफी nervous है कि अफगानिस्तान में क्या होगा. ट्रम्प और पेंस ने अनाउंस कर दिया था डिबेट में, सेकंड डिबेट में, कि वो क्रिसमस तक अपने सारे ट्रूप्स रिमूव कर देंगे. तो अब ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इतनी जल्दी नहीं सारे ट्रूप्स रिमूव करेंगे. वो थोड़ा रीजन की जो कम्प्लेक्सिटी है उसको देख के आराम से वहां से निकलेंगे. So I think there's a lot of, you know, issues. Thank you. Too. Or also this is a very historic moment for South Asian women, for Black women, for all women. क्योंकि जो हिलरी की इतनी बड़ी loss हुई थी 4 years ago, उसमें काफी ये जो the liberals, the women, people were traumatized. तो अभी जो हम लोग celebrations देख रहे हैं वो एक relief की तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि लोग are feeling a sigh of relief कि इस country को किस direction में लेके जाना है. तो now we're seeing the voices of reason. अभी हम लोगों ने जो वीडियो आपने दिखाई उसमें Van Jones कह रहे हैं कि now as parents, as people, we can the people who value character, तो उसकी जीत हुई है. पता नहीं अब ये तो मरियम, आई होप सो, मैं तो खुद बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं ये है कि मुझे पॉलिटिशियंस पे बिल्कुल एतबार नहीं है, चाहे वो अमेरिका के हों, कि पाकिस्तान के हों, कि इंडिया के हों. और वैसे आपने वो मोदी का जिक्र किया, मोदी के वो मोदी का यार तो एक ही है बेचारा, नवाज शरीफ, जिसको पहले जेल में बंद करके लेकिन मोदी के लिए सबसे ज्यादा कैंपेनिंग उसकी जीतने के लिए इमरान खान ने की थी. हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए. बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर काजी. अच्छा, आई गो बैक टू जफर. जफर, आप ये बताइए कि आप एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट हैं और सैंडर्स के साथ आप बड़े ये जो इक्वालिटी पे, एक्विटी पे, यूनिवर्सल हेल्थ केयर पे आप कैंपेनिंग करते रहे हैं, तो आप ये क्या समझते हैं कि बाइडेन किस हद तक वो प्रोग्रेसिव एजेंडा लेके चलेंगे आगे? क्योंकि इस वक्त अमेरिका की जो जरूरत है, आपने रूरल वोटर्स की बात की है, तो जो ब्लैक कम्युनिटी है, जो लैटिनोज हैं, हिस्पैनिक्स, क्यूबन अमेरिकन, उनके भी मसाइल वही हैं, क्योंकि उनके पास भी हेल्थ केयर के इश्यूज हैं, हाउसिंग के इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ की कोई नहीं है, एजुकेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है, हायर एजुकेशन इज अनअफोर्डेबल, और जहां अगर आप टैक्स नहीं देते तो आप घटिया तरीन स्कूलों में जाते हैं. अमेरिका का हाल तो असल में ये है, जरा बताइए. देखिए रजा, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की सियासतदानों की, कि आप सियासतदानों पे यकीन नहीं रखते. देखिए, और कोई तरीका नहीं है पॉलिसीज लाने का, हमें सही सियासतदान की निशानदेही करनी चाहिए. देखिए, सियासतदान करप्ट होता है तो वो तो इंसान करप्ट होता है, अगर सिस्टम नहीं होता तो करप्शन सीप इन करती है. देखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, आज वी ऑल फील गुड बिकॉज नेचुरली ट्रम्प वाज अ डिजास्टर, बट ये सोचना भी जरूरी है कि सबसे ज्यादा डिपोर्टेशन तो प्रेसिडेंट ओबामा ने कराई थी. सबसे ज्यादा जो ड्रोन अटैक्स हैं वो तो उनके जमाने में हुए हैं. देखिए, पॉलिसीज को समझना बहुत लाजमी है. मैं आपको नेवाडा की एग्जांपल दे सकता हूँ. मैं पहला मुसलमान हूँ और मैं इसमें अपनी कोई बड़ाई नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आज अगर
बर्नी की रेवोल्यूशन ना आई होती तो मुझ जैसा बंदा कभी भी नेवाडा में इलेक्ट नहीं हो सकता था। आज नेवाडा स्टेट पार्टी क्लार्क काउंटी के सारे की सारी प्रोग्रेसिव्स के पास है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चेंज है जो अमेरिका में आ रही है। पॉलिसीज के ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। पॉलिसीज ही हैं जो हकीकत को बदलती हैं। आज अगर हम ये समझते हैं कि बाइडन साहब आके, बाइडन उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको सेनेटर मैकेन रिप्रेजेंट करते थे, या जेफ फ्लेक जो सेनेटर थे उनके, वो ये सब अमीरों की पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उन्हीं के इंटरेस्ट को सर्व करेंगे क्योंकि ये एक हकीकत है। देखें, मैं बार बार इस बात पे इसलिए आ रहा हूं कि एक औरत का होना बहुत अच्छा है, एक पर्सन ऑफ कलर का होना बहुत अच्छा है, एक मुसलमान का होना बहुत अच्छा है, ऐसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि वो किस पॉलिसी के ऊपर है। लेकिन पॉलिसी चेंज करती है, वरना हकीकत में आप अगर यहाँ पे लोगों को देखें तो वो ऑफ कोर्स एक नेशनैलिटी के उस पे, मजहब पे आप मोबिलाइज करते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो मजहब को एक वेपन की तरह के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके ऊपर तवज्जो जरूर होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा तवज्जो पॉलिसीज के ऊपर होनी चाहिए। और मैं रजा आपकी बात के ऊपर सिर्फ आखिर में ये बात बोलूंगा, आज अगर एरिजोना चेंज हुआ है तो इमिग्रेशन की पॉलिसी की वजह से इतनी रिग्रेसिव पॉलिसीज थी वहां पे कि शो मी द पेपर, कि हमें सलाम करना चाहिए मैक्सिकन हेरिटेज के जो लोग हैं, उन्होंने अग्रेसिवली ऑर्गेनाइज किया। और वो इस वजह से नहीं हो गया क्योंकि वहां पे लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं। मैरिकोपा काउंटी में आप जाके देखिए, तो ये पॉलिसीज हैं, ये ब्लैक लाइफ मूवमेंट, ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स हैं। जिस तरह हमारे उधर पीटीएम की मूवमेंट चल रही है, बहुत सी इन चीजों की निशानदेही करनी चाहिए और इनको ट्रू क्रेडिट देना चाहिए। आई वुड रियली लाइक टू मेरे सेकंड जो जफर ने बातें की हैं, बहुत उम्दा बोले हैं, बिल्कुल सही है। पॉलिसी की तरफ आपने इशारा किया है और थैंक्स ड्यू है। मसलन अब देखें कि जॉर्जिया में जिस तरह काम हुआ है, ये स्टेसी एब्रम्स की वजह से, और उन्होंने जिन लोगों को, वोटर्स को जिस तरीके से वोटर सप्रेशन के खिलाफ उन्होंने इतनी अपनी एनर्जी और अपनी कमिटमेंट दी है, सो लाइक द डेमोक्रेटिक पार्टी, आई फील इट ओज हर बिग टाइम। तो ये सही लोगों का शुक्र अदा करना, और जिन लोगों ने, जो बर्नी है, जिनमें एलिजाबेथ वारन है, जॉर्ज, ये स्टेसी एब्रम है, जो आपके प्रोग्रेसिव और लेफ्ट विंग के जो लोग हैं, उनकी वजह से ये चेंजेस आए हैं जिनकी बातें आप सबने इतनी आज की हैं, वरना ये चेंजेस आने बहुत मुश्किल थे। तो ये इन लोगों की वजह से ये पार्टी जो है, और जितने वोट्स इन्होंने गार्नर किए हैं लोगों के और मोबिलाइज हुए हैं लोग, we have to really recognize and tip our hats to them। और इसमें people of color, leaders of color, इनको थैंक करना और इनको आगे करना निहायत जरूरी है। दोनों चीजें होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन लीडर्स हैं, लेकिन साथ साथ होल्डिंग देम अकाउंटेबल टू पॉलिसीज, इनकी और उनके पॉलिटिक्स क्या हैं। जस्ट हैविंग अ पर्सन ऑफ कलर, जो मतलब इसमें बेन कार्सन भी तो थे ना, मतलब इस तरह के लोग हों और जो इनको वोट दे रहे हैं, आई मीन दे आर देन बीइंग अ पर्सन ऑफ कलर इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। आपके पॉलिटिक्स क्या है, आप किस तरह की कोalitions बनाते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। जी फौजिया, थैंक यू। मैं आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जैसे स्टेसी इब्राहिम की अभी हमने तस्वीर भी दिखाई है यहाँ पर। स्टेसी इब्राहिम, वो लोग जो देख रहे हैं, ये जॉर्जिया की बहुत ही मशहूर और फायर ब्रांड किस्म की, रेडिकल किस्म की पॉलिटिशियन है, और इन्होंने इस इलेक्शन में बड़ा रोल अदा किया। पिछली बार ये हार गई थी रेस गवर्नरशिप की, क्योंकि इनके खिलाफ भी धांधली की गई थी। लेकिन ये इस बार ये इन्होंने बहुत खुलकर जो है बाजी में उतरी हैं। मैं मिसबा उल आज़म साहब की तरफ जाता हूं, क्योंकि काफी देर से मैं वेट कर रहा था कि उनसे बात की जाए। मिसबा भाई, आप प्लीज, सबसे पहले तो अपॉलॉजीज के यहाँ आज इतने ज्यादा कमेंट्स और व्यूज आ रहे हैं कि आपकी तरफ आ नहीं सके, तो आप प्लीज अपना इस पे रिएक्शन भी दें और बाकियों ने कहा है उसको भी कमेंट करें। सबसे पहले बहुत शुक्रिया रजा, और हम नया दौर टीवी पर इसकी फिक्र नहीं करते कि हम क्या कह रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने मेहमानों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, और उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपने जो किया बिल्कुल सही किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे पास अभी जो सदर आए हैं, वो यंगेस्ट सेनेटर होते थे, ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट वुमेन, जैसा आपने थोड़ी देर
पहले कहा। अच्छा, जो डॉक्टर फौजिया फरमा रही थी कि उन्होंने जो जिक्र फरमाया था कि जो एक टोटल जो वोट्स हैं वो एक अच्छी लीड है, तो मैं उनसे फुली एग्री करता हूं कि मैं तो 20 साल के करीब एरिजोना में रहा हूं। वहां तो ये सोचना भी मुश्किल था कि वहां पर कभी डेमोक्रेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इलेक्ट होगा, लेकिन आप देखिए कि 24 साल के बाद वहां के ऊपर डेमोक्रेट आए। उसके बाद जो जॉर्जिया जो कि साउथ स्टेट है, वहां के ऊपर 28 साल के बाद डेमोक्रेट जीते। फिर उसके बाद जो ब्लू वॉल थी वो दोबारा से क्रिएट हो गई है, और अगर हम लोग इसी प्रोजेक्शन जो अभी चल रही है, काउंटिंग हो रही है, उसके साथ साथ उसी पे रहें तो तकरीबन 57% जो इलेक्टोरेट्स हैं वो जो बाइडेन साहब ने जीते हैं। तो ये कोई थिन मार्जिन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है और एक बड़ी मैं तो इसे अपने उस पे, और आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं, मैं उसे एक लैंडस्लाइड विक्ट्री ही में शामिल करूंगा। रज़ा, अगर आप इजाजत दें तो डॉक्टर साहब से माजरत के साथ उन्होंने एक कमेंट किया और मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। उन्होंने फरमाया कि ओबामा के ज़माने में सबसे ज़्यादा डिपोर्टेशन हुई। ये जो है एक मिथ बनाई गई थी। हालांकि जो टोटल डिपोर्टेशन थी ओबामा के ज़माने में वो 5,281 थी, जबकि जॉर्ज बुश साहब के ज़माने में कोई 10 मिलियन थी, 10,300,000 थी, और बिल क्लिंटन के ज़माने में 12 मिलियन थी। अच्छा, क्यों कहा जाता है कि ओबामा साहब की ज़्यादा थी? कि जो अमेरिकन डिपोर्टेशन सिस्टम है उसे ज़रा हमें समझने की ज़रूरत है। डिपोर्टेशन सिस्टम जो है यहाँ दो पार्ट में, एक को कहते हैं रिटर्न और दूसरा कहते हैं रिमूवल। जो रिटर्न होता है वो तो ये है कि आपने पकड़े लोग और उसके बाद उनको आपने वापस भेज दिया। जो रिमूवल होता है वो ये होता है कि आप उसके खिलाफ उसको कोर्ट के थ्रू प्रोसेस करके भेजें। तो उसमें ओबामा साहब आगे थे और उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ था कि जो सबसे पहले जिनको बाहर भेजा जाएगा वो फेलेंस होंगे, दूसरे नंबर पे वो होंगे जो कि बड़ी रिसेंटली आए हैं यूएस के अंदर। तो इसलिए ये जो कहा जाता है कि तो अगर आप ऐड करें सारी रिमूवल एंड रिटर्न्स को तो उसमें ओबामा साहब सबसे आगे नहीं थे। तो ये तो एक बात है जो कि काफ़ी कही जाती है लेकिन उस पर ज़्यादा बात नहीं होती। तो आगे जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारे नए सदर के पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होगा टू प्ले कि वो कैसे यूनाइट करते हैं। और मैं फराज की बात से एग्री करता हूं कि मुझे नहीं लग रहा कि जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट को जैसे फराज ने कहा जो ऊपर रखा हुआ था, अगर आप देखें वो स्टिम्युलस डालकर उसको ऊपर किया गया था, तो वो तो नीचे आएगी बाय चाहे कोई भी आता। अगर ट्रम्प साहब भी आते तब भी वो नीचे उसने आना था। तो वो कैसे उसको डील करेंगे ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी। ये उनकी एक इकोनॉमिक पॉलिसी होगी। फिर डेमोक्रेट्स के साथ होता है उनकी बिग गवर्नमेंट्स होती हैं जिसमें खर्चे बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इकोनॉमी शायद इम्पैक्ट करे। अब देखें बाइडेन साहब उसे किस तरह से डील करते हैं। मैं एक चीज यहाँ कहना पसंद करूंगा कि देखें ये चीज रियलाइज करनी बहुत जरूरी है कि यूएस की इकोनॉमी मींस ग्लोबल इकोनॉमी। अगर यूएस स्लो डाउन होता है, यहाँ पर इंपोर्ट जो है अगर वो पुश आउट होती हैं तो उसका जो असर है वो पाकिस्तान से लेके चीन से लेके हिंदुस्तान से लेके हर जगह आएगा वो असर। तो ये जो मसला है ये बड़ा सीरियस मसला है और अभी तक स्टिमुलस का इंजेक्शन देके आपने उन चीजों को पुश आउट कर किए चले जा रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो एक सप्लाई चेन की डिसरप्शन है वो अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया, यानी कि वो बेसिकली कोरोना से रिलेटेड है, अगर कोरोना कंट्रोल में नहीं आया ये इतना लंबा मामला चलने वाला नहीं है। इट कुड बी एज बिग एज द ग्रेट डिप्रेशन अगर इस चीज को सही से मैनेज नहीं किया गया। और ये चीज अब मैनेज होगी बाय जो बाइडेन एंड कमला हैरिस। इस टीम ने मैनेज करनी है, तो दे एक्चुअली हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर, जो कि मतलब ये इट्स अनप्रेसिडेंटेड। यानी कि अभी तक तो कोरोना का जो इम्पैक्ट था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, उसको स्टिमुलस का इंजेक्शन लगा के पुश आउट किया जा रहा था। ये ज्यादा दिन तक पुश आउट नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि वो फिर ग्लोबल इकोनॉमी को डिक्टेट करेगी।
हाँ नहीं, और ये भी है कि दूसरा जो चाइना की बात आपने की थोड़ी देर पहले फराज, चाइना पर भी मैं नहीं देख रहा कि कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा। क्या आप देखिए कि जो रिपब्लिकन्स होते हैं वो लोग प्रीडोमिनेंटली कॉरपोरेट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ट्रम्प साहब की जो प्रेसिडेंसी थी उसमें चाइना का जो हीट थी वो बढ़ी थी। और जो मलाका स्ट्रेट पर जो कुछ एक्सरसाइजेज हुई थी वो शुरू हुई थी ओबामा साहब के दौर में। देखिए एक चीज रियलाइज करने की जरूरत है हमको कि ट्रम्प साहब ने वो जो बोतल का जिन जो था ना वो बाहर निकाल दिया है। तो बोतल का जिन बाहर आ चुका है। आप क्या समझ रहे हैं कि अभी ट्रम्प साहब बाहर बैठकर क्या बोलेंगे कि जी बड़ा अच्छा चल रहा है? उन्होंने आपकी एक एक चीज को, उनके सपोर्टर्स ने एक एक चीज को हाईलाइट करना है और ये चीज उसको उस पर ये हमेशा कैपिटलाइज मोनेटाइज करें कि जब मैं था तो इकोनॉमी कितनी अच्छी थी। चाहे वो इकोनॉमी उनकी वजह से अच्छी नहीं थी, मेरे हिसाब से तो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन इतनी सारी हो रही थी कि कोई भी सदर होता है इकोनॉमी अच्छी होती, लेकिन वो उस पर कैपिटलाइज करते आए हैं और बाद में भी करेंगे। तो अगेन आई विल एम्फसाइज कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है इस वक्त शेक हो चुकी है, लेकिन वक्ती तौर पे हमें वो इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है जो हमें 2021 में नजर आएगा अगर चीजें ठीक से मैनेज नहीं हुई। इट कुड बी वेरी ह्यूज। शायद आई एम बीइंग पेसिमिस्टिक, लेकिन बहुत बड़ा एक वेव आ रही है। देखिए फराज, मैं तो चाहूंगा कि जो रिपब्लिकन है वो प्रेशर रखें अपना, मतलब जाहिर है डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि जो अपोजिशन है वो प्रेशर रखे। अच्छा रजा भाई म्यूट होके कुछ कह रहे हैं, मैं एक चीज एंड में, हमारे आखिरी 10 मिनट रह गए हैं तो इसलिए जल्दी से एक राउंड और कर ले बिकॉज फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। रजा भाई मैंने ड्रॉप होना है बिल्कुल इन 5 मिनट्स, लेकिन मैं चाहूंगा क्योंकि ऑडियंस के मेरे पास व्हाट्सएप पे भी हर जगह से मैसेजेस ये आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, खान साहब की परफॉर्मेंस बेहतर होगी कि नहीं होगी। तो इसके पे ऊपर मेरे ख्याल से मैं रजा भाई आपसे स्टार्ट करूंगा। आई विल स्टार्ट विद यू कि आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान, व्हाट डज इट मीन फॉर पाकिस्तान? देखिए दो बातें। पहली तो ये बात है कि पाकिस्तान जो है ना वो उनको पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है स्टेट है उनको ये बड़ी खुशफहमी है कि वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जो भी अमेरिका का गुजारा उनके बगैर नहीं हो सकता। कोल्ड वॉर में, अफगान जिहाद में बिल्कुल हम उनके फ्रंट लाइन एलाइज बने, उनके अच्छे बुरे गंदे काम सब किए, लेकिन अब दुनिया और जमाना बदल गया। इस रीजन में साउथ एशिया में यूएसए का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो इंडिया है और इसके ऊपर एक बाई पार्टिजान कंसेंसस है क्योंकि पाकिस्तान का जो है अभी सिर्फ उनको मतलब जो है वो अफगानिस्तान से है कि वहां से पुल आउट हो जाए, और अगर ईरान पे और ईरान के साथ हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते, चीन के साथ हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते, इसलिए मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के ऊपर कोई इसका बहुत ही गहरा असर होगा। हाँ अलबत्ता ये जरूर है कि डेमोक्रेट्स इन जनरल ये जो मामले होते हैं जमहूरियत के, इंसानी हकूक के, उसके ऊपर वो ज्यादा नोटिस कहते हैं। और ट्रम्प जैसा जो शख्स है जो कि आपको पता है कि वो तो नॉर्थ कोरिया उसका फेवरेट मुल्क था और पुतिन उसका फेवरेट लीडर था और खुद वो एक ऑटोक्रेटिक और एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट का आदमी है, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या रूल कर रहा है। लेकिन डेमोक्रेट्स को दिखावे के लिए जरूर इन चीजों को नोटिस लेना पड़ेगा और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी इसकी जानकारी है, आ गई है, क्योंकि ट्रम्प वो इजी टू डील विद, लेकिन वहां पे अब ये टफ सवालात आएंगे बिल्कुल, और इसलिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान शुड बी रेडी टू इंगेज विद दोस क्वेश्चंस। डॉक्टर जफर इकबाल जी फराज, मेरे अपने ख्याल में तो ट्रम्प का जाना एक गुड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनकी वजह से जो राइट विंग नेशनलिज्म हम इंडिया में देख रहे थे that could have led to the bigger problem in South Asia because वहाँ की जो आर्म रेस है और ये सारी चीज़ें। लेकिन मेरा ख्याल है अगेन देखें जो वर्ल्ड बैंक और IMF की पॉलिसीज़ हैं वो तो बिल्कुल चेंज नहीं होंगी, वो तो उसी तरह से हमारे मुल्क के अंदर आटा चीनी महंगा करते रहेंगे, अपना पैसा लेते रहेंगे। तो मेरे अपने ख्याल में अगेन पाकिस्तान में फर्क उस वक्त आएगा जब रियल पॉलिसीज चेंज हों। अच्छा मैं एक रिंकल इस पे ऐड कर दूं, पाकिस्तान की कहा जाता है कि जो बॉटम लो पे पाकिस्तान यूएस रिलेशंस गए थे ना वो गए थे ओबामा साहब के दौर में। इट वाज बॉटम लो। जिस वक्त माइक मुलन साहब ने भी हटने से पहले जो बयान दिया था वो सारे मामलात थे, सलाला का इंसिडेंट हुआ, वो बॉटम लो थे। उस वक्त जो बाइडेन साहब वाइस प्रेसिडेंट थे। तो फ्रॉम दैट एंगल क्या होगा, मतलब ये तो हम कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब के जाने से बेहतर होंगे। मुझे तो दूसरा खदशा है कि शायद ना हो, शायद अफगानिस्तान में जो आपकी जो ट्रूप्स हैं उनको बोलें कि जी मजीद स्टे देयर लॉन्गर, तो हो सकता है कुड बी
a lot harder on Pakistan. फराज देखें, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो इन सबसे बड़ा है, और इसके ऊपर जितने डेमोक्रेटिक वो देख लें आप, ट्रम्प तो मैं ये नहीं कहना चाहता ट्रम्प ने उसको कम कर दिया, लेकिन मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि अगेन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें पॉलिसीज को समझना चाहिए। ये लोग रिच लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो स्टॉक मार्केट भी अभी कह रहे थे ना फराज, देखिए स्टॉक मार्केट से गरीब का तो कोई पैसा नहीं है स्टॉक मार्केट में। उसको तो ना तालीम मिल रही है उसके बच्चे को, ना सेहत मिल रही है उसको, ना उसको मिनिमम वेज मिल रहा है, ठीक है, ना उसके पास अफोर्डेबल हाउसिंग है। ये इश्यूज हैं एक नॉर्मल बंदे के। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि स्टॉक मार्केट एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है एक एक सोसाइटी में क्या लोगों को बेसिक नीड्स मिल रही हैं या नहीं, इस पे तवज्जो। एंड आई नो वी हैव लिमिटेड टाइम, बट मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि आज इलान उमर का जीतना, उसी मार्जिन के साथ राशिदा तलीब का जीतना, वहां से न्यूयॉर्क से प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियंस का जीतना, ये सबसे बड़ी न्यूज है मेरी नजर। डॉक्टर फौजिया। नहीं जी, मैं नहीं से इंतफाक करने वाली थी, और ये हमें ज्यादा यही देखना है कि यहाँ पे जो लोग इलेक्ट हो रहे हैं, हु आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द कांग्रेस, और फिर आगे से उनकी क्या पॉलिसीज हैं, वो कौन लोग इलेक्ट हो रहे हैं, और वो किस तरह एक प्रेशर ग्रुप की तरह एक्ट करेंगे। बिकॉज ये खुद से तो कमला ने ना मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बहुत ना उन्होंने कोई बात कभी की है ज्यादा कोई प्रो या एंटी पाकिस्तान या इंडिया। और ये कश्मीर पे यस बातें तो की हैं प्रो कश्मीर, लेकिन ये इन्होंने कभी नहीं ना मोदी को कोई खास क्रिटिसाइज किया है मेरी नजर में, और दे आर गोइंग टू सी देयर ओन एजेंडा। और अगर पाकिस्तान जिस तरह इट हैज सर्व्ड एन इंटरेस्ट ना, जियोपॉलिटिकल एलाई रहा है, डेमोक्रेट्स ने उसको ज्यादा इस्तेमाल किया है, और उनको हैंडआउट्स देने और उनको उस तरह इक्विपमेंट्स मिलिट्री इक्विपमेंट देनी और उनको अपने पॉकेट में रखना, अगर उसकी जरूरत महसूस होगी तो वो चलती रहेगी, उसी तरह चलेगी। इट कुड बी बिजनेस एज यूजुअल बेसिकली। कि हमारा को बड़ा फायदा हो जाएगा पाकिस्तान में, दैट इज आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात होने लगी। डॉक्टर अमीना ज़िया। जी, I agree with all the panelists. मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि we need to keep in mind कि US and Pakistan की relationship is a very militaristic relationship. Exactly. There is no cultural to cultural, people to people relationship. State Department की से भी कोई नहीं है. It is military based relationship that goes beyond regardless of who comes into the White House. लेकिन White House से but we do need to keep in mind, जैसे डॉक्टर जफर ने कहा कि who is making decisions in Congress. Because that is where the new policies are going to come out of. मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि I forget किसने कहा, but अभी हमने सुना कि Biden may be better for Pakistan-US relationship. लेकिन मैं ये point out करना चाहूंगी कि since Trump has been in the office, we have not heard anything negative out of the White House in a negative lens about Pakistan specifically, not about Muslims or Muslim Arab countries. I'm talking about specifically Pakistan. So Pakistan, for the first time in a very long time, has been looked at through a, I would say somewhat of a moderate to positive lens out of the White House. So let's not forget that. And what that means for that relationship, is it because of the personality to personality? Is it the Imran Khan and Donald Trump personality relationship, or whatever that reason is? So, and again, when Joe Biden was vice president, Pakistan was not looked at itni koi positive light mein out of the White House humne nahi dekha. So will that change now all of a sudden, having Kamala in office? I think that's a huge assumption. ठीक है मरियम सभी, over to you. हाँ, आपने भी जो अभी कहा कि the relationship with Pakistan was at its lowest when Obama was president and Joe Biden was vice president. I think that was the military relationship, क्योंकि उन्होंने Kerry Lugar bill introduce की थी और वो military काफी upset थी उनकी, जो the money was going towards the civilian leadership and the civilian and the middle class as opposed to the military. So I think Amina is also right. We have to look at it from both lenses. Zardari has given the
Hilal Pakistan award to Biden for introducing the Biden-Lugar bill, because I think he's the one who introduced it. So I think Biden does have that history of wanting to support the Pakistani middle class, because I think President Obama also realized that you have to strengthen the middle class if you want a good relationship with Pakistan in the future, as opposed to only giving money to the military. अच्छा, बिफोर आई गेट टू मिसबा आजम साहब, मैं एक जरा छोटी सी अपनी ओपिनियन भी 30 सेकंड की दे दूं कि अक्सर जो भाई मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे हैं, एक बड़ी सिंपल सी बात है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट बनता है वो अमेरिका के लिए बनता है, उसने अमेरिका का मफाद देखना होता है। पाकिस्तान से की पॉलिसी चाहे उसमें कोई बड़ा शिफ्ट नहीं आने वाला। पाकिस्तान की पॉलिसी रीजनली क्या है, अफगानिस्तान में क्या है और यूएस की तरफ क्या है, वो डिक्टेट करेगी कि अमेरिका किस तरह रिएक्ट कर रहा है। अगर अफगानिस्तान में कोई मामला खराब हैं तो अमेरिका मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करेगा, चाहे ट्रम्प साहब हो चाहे बाइडेन साहब हो। तो और बड़ा सिंपल, तो इतना आसान है इस चीज को समझना कि हम टेबल पे क्या ऑफर कर रहे हैं। अगर हम टेबल पे बड़े इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफर कर रहे हैं, हम जो है टैलेंट ऑफर कर रहे हैं अमेरिका को, हम जो है उनको एक्सपोर्ट्स ऑफर कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। वो अमेरिका आपको पसंद करेगा, अमेरिका आपसे दोस्ती करेगा। चीन जो है वो अमेरिका उसको पसंद नहीं करता, लेकिन चीन बहुत कुछ ऑफर करता है अमेरिका को। जब भी आज तक अमेरिका के और चीन के ताल्लुकात बड़े स्ट्रांग है अभी भी, सारे मसाइल के बावजूद भी। तो हमें पाकिस्तान में बैठ के ये सोचना चाहिए कि हम टेबल पे चीन से हम सबक लें, जो कि हमारा एलाय है, कि हम टेबल पे क्या ऑफर कर रहे हैं कि अमेरिका अगर हमें नहीं भी चाहे तब भी हमसे नाता न तोड़ सके। हमें मिलिट्री से ऊपर जाके, ओवर एंड अबव जाके इस चीजें सोचनी चाहिए। तो डॉक्टर मिसबा आजम, ओवर टू यू, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। मैं एग्री करता हूं मरियम से कि आप देखेंगे कि जो वहां की पाकिस्तान की जो हाइब्रिड कोट एंड कोट गवर्नमेंट है, उसके लिए ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है जो बाइडेन साहब का जीतना, क्योंकि वो जो हैं, जो ये कैरी लूगर बिल आप जिसे कहते हैं, या बाइडेन लूगर बिल, जो भी आप नाम दें उसे, वो जो सिविलियन डेमोक्रेसी को एक डिविडेंड देने के लिए उन्होंने उसे ऑफर किया था, ताकि लोगों को वहां पे डेमोक्रेसी का डिविडेंड मिले। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि जो इस वक्त जो है पाकिस्तान में जो कोट एंड कोट क्रिएटर्स हैं ऑफ हाइब्रिड गवर्नमेंट, वो लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आएगा। और दूसरी चीज ये है फराज, कि अफगानिस्तान में जो अगर ट्रम्प साहब होते तो ट्रम्प साहब ने ये करना था कि वो बाहर निकल आते जब एक दफा फौजें बाहर आ जाती, लेकिन जो बाइडेन साहब हैं वो कॉन्स्टेंटली चाहेंगे, कहते आ रहे हैं कि वो चाहेंगे कि जो वहां पे पीस का डिविडेंड मिले, तो वहां पे वो आर्मी को अपनी रखना चाहेंगे। और उसके लिए उस पे वो जो है एक तरह से पाकिस्तान के लिए अच्छा भी है, लेकिन पाकिस्तान प्रेशर में भी रहेगा, क्योंकि आप देख लीजिए कि जैसा प्रॉब्ली डॉक्टर फौजिया ने फरमाया था कि जो वहाँ पे तालिबान या हमारे किसी और मेहमान ने कहा, हो सकता है मुझे याद ना रहा हो, कि जो वहाँ तालिबान है वो कोई इतनी अच्छी तरह से अब वो डील नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि बहुत सारे ग्रुप्स होंगे जो कि ओवर द टाइम आकर ट्रबल क्रिएट करेंगे अगर वहाँ पर अमेरिकन आर्मी रहे। तो हालात जो हैं वो कोई बहुत बदलेंगे नहीं, वो थोड़े और नीचे तो हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे डिसीटफुल का एक ट्वीट आया था ट्रम्प साहब का, डिसीटफुल एंड चीटर एंड ऑल दैट, और उसके बाद जो था उन्होंने जप्पियां भी लगाई, फिर उसके बाद इमरान खान साहब के साथ। ये चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी अब इस तरह से। अब जो है इट इज बिजनेस होगा, और जो दोनों तरफ जो है उनको अपना बिजनेस जो है उसको सही तरह से डील करना होगा। ठीक है जी, हम तकरीबन 1 घंटे से ऊपर चले गए। आई विल हैंड इट ओवर टू रजा भाई। I just want to say one thing please, which is कि हम लोग अमेरिकन हैं, यहाँ पे हमारी जरूर एक इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ जहाँ वहां से आए हैं, लेकिन वी आर पाकिस्तानी अमेरिकन, और हमें ये बात जो है सबसे आगे रखनी चाहिए। एंड आवर फाइट हैज टू बी टू मेक अमेरिका बेटर, अपने लिए, अपनी औलादों के लिए और अपनी आगे की नस्लों के लिए। So we have to also
shift our focus a little bit. Thank you. फराज मैं एक बात कहना चाहूंगी really quickly कि हम लोग रिलेशनशिप की बात करें ना पाकिस्तान और अमेरिका की, you know we have to, जो डॉक्टर फौजिया ने कहा, we are Pakistani Americans, the पहली thing we have to do is कि हमें ये make sure करना है कि out of our State Department with you know Joe Biden as the president, we need a separate Pakistan desk out of the State Department. We don't have that and we have not had that. Maybe that's why जो cultural to cultural, people to people relationship है between the two countries वो नहीं हो सकी. And you know we have a South Asian desk and the people responsible right now and have been for, between the last two administrations have been of Indian descent, making decisions about Pakistan's relationship with the United Nations, with the United States. So ये सबसे पहले, this is the thing that Pakistani Americans have to ask the Biden camp to do is give us a specific Pakistan desk out of the State Department. हाँ, and before I hand it over to रज़ा रूमी, मैं एक और चीज बड़ी सिंपल सी है जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, it is as simple as this कि हम जब यहाँ रह रहे हैं अमेरिका में, आप अपने आप को फाइनेंशियली पॉलिटिकली इन्वॉल्व करें, अपने आप को अप करें, और वही सबसे बड़ी जो रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर सकती है ऑफ यूएस और पाकिस्तान, अदर देन मेनी अदर फैक्टर. जी रज़ा रूमी. जी बिल्कुल, थैंक यू फराज. मैं यही वाली बात करना चाहता हूँ जो डॉक्टर फौजिया ने बड़ी एलोक्वेंटली कह दी, क्योंकि देखिए बात ये है कि ये हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हम ये भूल जाते हैं. मैं तो खैर शहरी नहीं हूँ, आप लोग सब शहरी हैं, मगर मैं अब चूंकि यहाँ पे रह रहा हूँ और मैंने ये तहैया कर लिया था कि अगर ट्रम्प दोबारा जीत जाएगा तो मैं फिर यहाँ से अपना सामान पैक करके कहीं और हिजरत कर लूंगा या वापस चला जाऊंगा, बिकॉज ये तो बिल्कुल एज एन इमिग्रेंट तो मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त जगह हो गई थी कि रोज गालियां, कभी वो हमें सांप कह रहा है, कभी वो हमें कुछ कह रहा है, कभी वो कह रहा है मैं इनको ये निकाल दूंगा, वो कर दूंगा. और फिर देखे ना, ये बातें हैं कि एक आदमी प्रेसिडेंशियल डिबेट में खड़े होकर प्राउड बॉयज को कह रहा है स्टैंड बाय, जो एक मिलिशिया है, जो यहाँ की वाइट तालिबान टाइप तंजीम है, उसको वो हवा दे रहा है. तो हम जो है कि हम किस तरह से जो है इस तरह के माशरे में सांस ले. इसलिए मेरे ख्याल से ये जो बहुत सारी बात है, पाकिस्तान में हिंदुस्तान में बहुत इंटरेस्ट हो रहा है कि जी क्या उनकी पॉलिसी होगी. मेरे ख्याल से बाइडेन और हैरिस की भी जो शुरू के पहला साल होगा वो डोमेस्टिक उनका फोकस होगा. यहाँ पे इट्स अ ब्रोकन कंट्री, ब्रोकन इकोनॉमी. उस दिन ये अमीना ही हमारे प्रोग्राम पे कह रही थी कि एवरेज कि 2/3 ऑफ अमेरिकन्स डोंट हैव एनी सेविंग्स इन देयर बैंक अकाउंट्स. They live paycheck to paycheck. They are impoverished. और ये जो सारी चीजें होती हैं, ये elite issues होते हैं कि भाई फलाने मुल्क के साथ क्या करना है. असल यहाँ पे तो मसला पेंडेमिक का, अभी 1.25 लाख केस आज जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं. तो इनको सबसे पहले तो पेंडेमिक और मईशत को देखना पड़ेगा, नौकरियों को बहाल करना पड़ेगा, और फिर ये दुनिया की फिक्र करेंगे. हमारा ख्याल होता है कि पता नहीं वहां पाकिस्तान में और इंडिया में लोग बैठे वो समझते हैं कि अमरीकी वो प्लान बना रहे हैं कि जी होने से पाकिस्तान नाल की करना है या इंडिया के नाल की करना है. मेरे ख्याल से ऐसा कतई नहीं होता. तो एक तो ये मैं वाजे करना चाहता हूँ. दूसरी जो बात है कि मैं समझता हूँ जो आपने फराज बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, पाकिस्तानी अमेरिकन जो है, मैं बहुत को अब मुझे 6 साल हो गए हैं और मैं सैकड़ों हजारों को मिल चुका हूँ, और बहुत उनमें से कम इस तरह के होते हैं जैसे डॉक्टर जफर इकबाल हैं, जो यहाँ पर उन्होंने पॉलिटिक्स में इंगेज करके एक्स्ट्रा टाइम, मेहनत, रातें जाग कर ही इज एंगेज विद देम. डॉक्टर फौजिया यहाँ पे एंगेज करती यहाँ के इश्यूज जो हैं औरतों के, रेस के वगैरह वगैरह. अमीना यहाँ पे बहुत ज्यादा एंगेज्ड है. तो ये मॉडल है पाकिस्तानी अमेरिकन का. उनका हमारे यहाँ बहुत अमीर तरीन पाकिस्तानी अमेरिकन भी जो होते हैं ना, वो ये देखते हैं कि मेरी इमरान खान के साथ फोटो कब लगेगी, या वो कौन सा प्रेसिडेंट आ रहा है मैं उसके साथ पिक्चर लगा के अपने घर के पीछे लगा दूं. रजा भाई, कैन यू बिलीव कि यहाँ पर पीटीआई और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में एक दूसरे से झगड़े हो रहे होते हैं, एक दूसरे के दावतों पे नहीं जाते. रिडिकुलस. तो यहाँ पे इतना बड़ा चैलेंज है. जैसे फौजिया ने कहा कि बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों, फौजिया तो अब माशाल्लाह ग्रैंड मदर बन गई हैं. तो मतलब इनके स्टेक्स जो यहाँ पे रह रहे हैं बहुत हाई हैं. अगर ये मुल्क ने आगे चलना है, इंक्लूसिव प्लूरल सोसाइटी बनना है, तो आज का ये फैसला बहुत जरूरी था. ट्रम्प को निकालना एक लाजिमी चीज थी, और आगे अब आप लोगों के हाथ में है जो यहाँ के पक्के शहरी हैं. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. सबको इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज. Thank you everyone for joining.